अकादमी के मुकाबले धर्मपाल अकादमी के उस गुट की शक्तियां ज्यादा थीं। इतने में लांपा ने सबसे आगे खड़े लड़के को देखकर ध्रुवांश और उसके साथियों को बताया, वो जो सबसे आगे खड़ा है वो धर्मपाल अकादमी के 4 सबसे काबिल नई पीढ़ी के योद्धाओं में आता है और उसका नाम है नीलाभ। सुनने में आया कि वो एक शक्तिशाली भ्रामक वीर है और साथ ही उसके पास बहुत सी खतरनाक चेतना कलाएं भी हैं। ऐसी शक्तियों के साथ ये लोग खजाना हासिल करने आए हैं। पता नहीं हम इनका सामना कैसे कर पाएंगे। ये कहते वक्त लांपा के चेहरे पर हल्की मजबूरी दिख रही थी। जाहिर सी बात थी कि धर्मपाल अकादमी के इस गुट के वहां आने से वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गया था। इतने में लांपा ने ध्रुवांश से आगे कहा, मैंने सुना था कि धर्मपाल अकादमी में एक दफा अबरार और इस नीलाभ की लड़ाई भी हुई थी। उस लड़ाई में ना तो कोई जीत पाया था और ना ही कोई हारा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त अबरार अकादमी में नया नया शामिल हुआ था, जबकि नीलाभ उसका सीनियर था। फिर महज आधे साल में अबरार उस अकादमी के 4 सबसे काबिल योद्धाओं में शामिल हो गया, इसलिए उसके बाद नीलाभ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मेरी समझ के हिसाब से चारों में सबसे ताकतवर अबरार ही होगा। लांपा की बातें सुनते वक्त ध्रुवांश अपना सिर हिला रहा था। वाकई अबरार की काबिलियत बाकियों के मुकाबले कमाल थी। उसकी काबिलियत के बेहतर होने में एक बहुत बड़ा हाथ चेतना पथ का भी था, जिसमें से ध्रुवांश को आधे रास्ते से भगा दिया गया था। दूसरी तरफ वहां पहुंचने के बाद धर्मपाल अकादमी ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि वो लोग तो बस घने जंगल की तरफ घूरते जा रहे थे। जाहिर सी बात थी कि उनके जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी जंगल से एक अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था। इस अजीबोगरीब एहसास की वजह से उन्होंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। रही बात बाकियों की, तो वो भी कोई कदम उठाने की हालत में नहीं थे। मगर ये तनाव से भरा माहौल ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहा, जिसके बाद अचानक हवाओं की आवाजें सुनाई देने लगी। इन हवाओं के बीच थोड़ी दूर से किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। क्या बात है, लगता है वाकई इस खजाने की खबर हर तरफ फैल गई है, तभी तो यहाँ इतने सारे लोग आ गए हैं। अरे अरे ये क्या, यहाँ तो धर्मपाल अकादमी के लोग भी हैं। उस हंसी में हल्की शरारत भी थी, जिसके बाद लोगों ने अपनी नजरें घुमाते हुए वहां आती रोशनियों की तरफ देखा। ये रोशनियां पास की एक पहाड़ी के पास जाकर थम गईं और लोगों ने देखा कि वो लड़कियों का एक गुट था। इस गुट को देखने पर लोगों ने हैरानी भरी आवाज में कहा, ये तो गुलाबी शिकारी अकादमी का एक गुट है। इस दौरान ध्रुवांश की नजरें भी गुलाबी शिकारी अकादमी की लड़कियों की तरफ हुई और उसके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं वो गुट वनीता का तो नहीं था। इस ख्याल के साथ ही वो बड़े ध्यान से 5 लड़कियों को देखने लगा और तब उसे बीच में खड़ी लाल रंग के कपड़े पहनी एक लड़की दिखी। वो लड़की बड़ी खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन उसे देखकर ध्रुवांश ने सोचा, ये तो मुझे कहीं से भी वनीता जैसी नहीं लग रही है। क्यों लाला, मैंने ठीक कहा ना? जाहिर सी बात थी कि उस लड़की की आंखों में अजीब सी शरारत भरी हुई थी। ऐसी शरारत का चेतना पथ में जीतने वालों की आंखों में होना बहुत मुश्किल था। आखिर वो जगह बेरहम और खूंखार योद्धाओं का जमघट जो थी, और भले ही वो लड़की भी काफी ताकतवर थी, लेकिन वो अभी तक भ्रामक वीर बनने में कामयाब नहीं हुई थी। ध्रुवांश के अंदाजे से लाल कपड़ों वाली वो लड़की बिरहा से तो ज्यादा ताकतवर थी। इतने में पास ही खड़े लांपा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह है गुलाबी शिकारी अकादमी की तानिया। ये भी उस अकादमी की सबसे काबिल योद्धाओं में से एक है। भले ही उसकी शक्तियां और उसका रुतबा वनीता जितना नहीं है, लेकिन ये भी काफी मशहूर है। अब जो कि ये महान अकादमी भी यहाँ आ गई है, इसका मतलब खजाने की होड़ तो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। उसकी बात सुनते हुए ध्रुवांश अपना सिर हिलाने लगा और मनी मना भरने लगा। वो भी समझ रहा था कि गुलाबी शिकारी अकादमी ने भी बहुत शक्तिशाली और काबिल योद्धा शक्तिशाली अकादमी प्रतियोगिता में भेजे थे। गौर से पहाड़ी पर खड़ी लड़कियों को देखने पर ध्रुवांश समझा कि तानिया के अलावा बाकी 4 लड़कियों में 2 तो विकट वीर थीं। इस दौरान ध्रुवांश कुछ कहने ही वाला था कि अचानक लांपा ने अपनी नजरें घुमाते हुए दूर से वहां आते हुए कुछ लोगों को देखा और कुछ समझते हुए कहा, इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वीर बलिदानी अकादमी के योद्धा भी यहाँ आ गए हैं। इस दौरान ध्रुवांश की नजर उस ओर ही थी जहां से रोशनियां वहां आती दिख रही थी। एक बार फिर उस जगह पर एक लड़के की आवाज गूंजने लगी, जो इन रोशनियों के कमजोर पड़ने पर सुनाई दे रही थी। क्या बात है, यहाँ का नजारा तो काफी दिलचस्प लग रहा है। यहाँ पहले से ही 5 में से 4 अकादमियां तो आई गई हैं। क्या हम लोग आखिरी राउंड के पहले ही इस बात का फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी महान अकादमियों में सबसे बेहतर कौन है? ये बातें जिसने कही थी वो काले कपड़े पहना एक लड़का था, जिसका शरीर काफी हट्टा कट्टा लग रहा था। उसके शरीर की मजबूती इतनी ज्यादा थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोहे से बना हो। वहीं उस लड़के को देखते हुए लांपा ने ध्रुवांश और उसके साथियों को बताया, यह है वीर बलिदानी अकादमी का डियागो। सच कहूं तो इसका दिमाग खराब है और इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही प्यार है, और वो है दूसरों से लड़ना। चाहे कुछ क्यों ना हो ध्रुवांश, इसे लड़ाई के लिए उकसाने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक बार अगर तुमने इसे ललकारा तो ये तब तक तुमसे लड़ता रहेगा जब तक तुम
एक बेंच हिल नहीं पाओगे। मेरे ख्याल से तो ये खजाने के बारे में भूल ही जाएगा, इसे लड़ाई से इतना ज्यादा प्यार है। धुरवांश जब उस लड़के की शक्तियों को महसूस कर रहा था तो उसे समझ आया कि वो तानिया जितना ही ताकतवर था। इसी के साथ एक और ताकतवर गुट खजाने की होड़ में शामिल हो गया। अगर आप इस लोग को बात की सुपर मजबूरी योद्धा का महसूस एपिसोड करते हुए सबसे धुरवांश पहले यहाँ चाहिए पढ़ने तो लगा। डुअल ब्रो को कायदे सब्सक्राइब से अगर कीजिए। नील गगन अकादमी वालों को धुरवांश और अगर उसके आपने साथियों अपना ने यूट्यूब पर पहले ही न्यू दूर यूट्यूब नहीं चैनल भेजा ओपन किया है तो आपको अकादमियां मौजूद होती, तब लांपा ने भी मजबूरी भरी आवाज में कहा, अब तो मैं खजाना हासिल करने की मुश्किल का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। फिर थोड़ा वक्त गुजरता गया और वहां और बहुत से लोग आते गए। इस दौरान धुरवांश लैला और बाकियों के साथ घने जंगल से थोड़ी ही पहले बनी एक जगह पर चला गया। वहां जाकर वो बीच बीच में तीनों महान अकादमियों के गुटों पर नजर घुमाता जाता। वहां फिलहाल जितने भी गुट आए थे उसमें से सबसे शक्तिशाली धर्मपाल अकादमी का गुट ही था, बल्कि वो गुट तो टॉप 16 में 7वें रैंक पर बरकरार था, क्योंकि उनके अंक 2000 हो चुके थे। भले ही उनके अंक काफी ज्यादा थे जिन्हें हासिल करके किसी को भी बहुत ज्यादा फायदा होता, लेकिन उनकी शक्तियों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सभी की नजरों के सामने नीलाब के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। जाहिर सी बात थी कि सबसे ज्यादा ताकत अपने पास रखने की वजह से उसकी आंखों में काफी गुरूर था। इतने में तानिया ने अपनी चुप्पी तोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, देखो हम सब जानते हैं कि यहाँ कितने ताकतवर गुट इकट्ठा हैं, और ये भी शायद सभी समझ गए होंगे कि जिस खजाने की तलाश में हम सभी आए हैं वो जरूर इस घने जंगल की गहराई में होगा। अब कौन उस खजाने का कितना बड़ा हिस्सा हासिल कर पाता है ये तो उसकी काबिलियत और किस्मत पर ही निर्भर रहेगा। तुम्हारा क्या कहना है डियागो? इस पर डियागो ने भी तानिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तानिया तुमने बिल्कुल ठीक कहा। प्राचीन खजाना किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये तो आजाद खजाना है, इसलिए कोई भी इसे हासिल कर सकता है। बिना लड़ाई किए तो मैं इस दुनिया में भी नहीं आया था। फिर तो इस खजाने के लिए मैं पता नहीं कितनों के मुंह तोड़ने वाला हूं। उनकी बातें सुनते हुए हर कोई देख रहा था कि दोनों ही महान अकादमियों से आए गुट धर्मपाल अकादमी वालों की तरफ देख रहे थे। ये कुछ ऐसा था जैसे वो दोनों धर्मपाल अकादमी को धमका रहे थे कि उनका रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला था। तभी तानिया की नजर अचानक धुरवांश और उसके साथियों पर पड़ी और उसके सीने पर बने बैच को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम लोग ही इस बार उत्तरी कायनात अकादमी से आए गुट में से एक हो? क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम लोगों में से कौन गुट का लीडर है? ये सवाल करते हुए उसकी नजर लैला पर थी, क्योंकि धुरवांश और उसके साथियों में सबसे ज्यादा ताकतवर तो वो ही थी। उसने धुरवांश की तरफ भी देखा था, लेकिन उसकी चरम की महावीर शक्तियां महसूस करने के बाद उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बल्कि उसे तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उत्तरी कायनात अकादमी इतने कम ताकतवर योद्धा को वहां भेज क्यों रही थी। तभी धुरवांश ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया, मैं हूं धुरवांश, इस गुट का लीडर। तुमसे मिलकर अच्छा लगा तानिया। और जैसे उसने धुरवांश की बात सुनी तो तानिया के चेहरे पर बेइंतहा हैरानी दिखने लगी। इस हैरानी के साथ ही उसने हैरत भरी आवाज में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बस एक शुरुआती महावीर हो। एक मिनट, क्या नाम बताया तुमने? धुरवांश? मतलब तुम ही उत्तरी कायनात अकादमी के वो धुरवांश राजवंशी हो? धुरवांश भी ये जानकर थोड़ा हैरान हुआ कि तानिया को उसका नाम पहले से पता था। तभी तानिया ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम सोच रहे होंगे कि मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता है ना? सच कहूं तो तुम्हारा नाम मैंने इतनी बार सुना है कि अब तो मैं भी थोड़ी थक गई हूं। वैसे मैं बता दूं कि मेरी छोटी बहन मायरा तुम्हें बहुत याद करती है। तुम्हारा नाम मैंने उसके मुंह से इतनी बार सुना है। इस पर धुरवांश के चेहरे की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई और उसने तुरंत कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन मैं तो मायरा को बचपन से जानता हूं, मैंने तो कभी तुम्हारा जिक्र सुना ही नहीं। धुरवांश के चेहरे की हैरानी जायज थी, मगर तानिया ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इतने सारे लोगों के सामने वो उससे कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। इसके बावजूद धुरवांश के चेहरे की हैरानी तो बरकरार थी। तभी तानिया ने कुछ सोचते हुए धुरवांश से आगे कहा, वो पगली तुम्हारी तारीफें करते करते नहीं थकती है। सच कहूं तो वो कह रही थी कि तुम्हारे जैसा योद्धा करोड़ों में एक पैदा होता है। मैं तो उसकी ये बात नहीं मानती, पर मैं यहाँ देख रही हूँ कि महज एक चरम के महावीर होकर भी तुम इतनी दूर आ गए हो। खैर वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्या मानना है खजाना हासिल करने के बारे में। मैंने जो कुछ अगर आप लोग सुपर योद्धा का एपिसोड सबसे पहले उसकी बात चाहते हैं सुनकर तो धुरवांश डुअल ने ब्रो को मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब अपना सिर कीजिए। हिलाया और एक नजर की तरफ देख कर कहा, तानिया तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। खजाना तो उसका ही होगा जो सबसे काबिल और किस्मत वाला होगा, और उसे पाने की कोशिश तो हर कोई कर सकता है। अगर सबसे ताकतवर को लगता है कि वो उसको दबाकर खजाना छीन लेगा तो ऐसी गलतफहमी उस पर काफी भारी पड़ सकती है। धुरवांश ने अपनी बातों के पीछे छुपा मतलब अपने तक रखने की जरूरत नहीं समझी। वो भी देख रहा था
कि वहां मौजूद ज्यादातर गुटों के दिल में धर्मपाल अकादमी को लेकर अच्छा इरादा तो हरगिज नहीं था। इसलिए ध्रुवांश ने भी उस अकादमी के गुट के खिलाफ अपना इरादा जाहिर करने में झिझक नहीं दिखाई। ध्रुवांश जानता था कि चेतना पथ में उसके बाहर निकलने के पीछे अबरार की जो साजिश थी उसमें धर्मपाल अकादमी का एक बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए ध्रुवांश की नजर में वो अकादमी उसकी दुश्मनी थी। वहीं जब आसपास मौजूद गुटों ने देखा कि वहां मौजूद 3 महान अकादमियों के गुट धर्मपाल अकादमी के गुट के खिलाफ थे, तो आसपास काफी शोर मचने लगा। ऐसे में भले ही धर्मपाल अकादमी का गुट सबसे ज्यादा ताकतवर था, मगर उनके लिए खजाना हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। कुछ लीडर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो समझने लगे कि तानिया कितनी शातिर थी। उसने अपनी कुछ ही बातों से 2 महान अकादमियों के गुटों को अपने साथ कर लिया था। वहीं आसपास होते शोरगुल के बीच धर्मपाल अकादमी के योद्धाओं के चेहरों पर अजीब सी नाराजगी दिखने लगी। बल्कि उनमें से एक योद्धा ने ध्रुवांश की तरफ देख कर चिल्लाते हुए कहा, महज एक चरम का महावीर और हमारे खिलाफ ऐसी बातें करता है। हमारी धर्मपाल अकादमी में तेरी जितनी ताकत वाले को तो मुंह तक नहीं लगाया जाता है। वो लोग समझ रहे थे कि बाकी तीनों महान अकादमियों के गुट में अगर कोई सबसे कमजोर था तो वो शायद ध्रुवांश ही था। इसलिए उस योद्धा ने बाकियों से कुछ ना कहकर सीधे ध्रुवांश को अपना निशाना बनाया। जब रूहान और बाकी दोनों योद्धाओं ने ध्रुवांश के खिलाफ उस लड़की की ऐसी बातें सुनी तो उन्होंने गुस्से भरी आवाज में चिल्लाया, जरा एक बार फिर से बोलकर देखा जो कुछ तूने अभी बोला है। मगर धर्मपाल अकादमी के योद्धाओं ने तो उन तीनों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ये कुछ ऐसा था जैसे वो उन्हें नजरों से ही जलील करना चाहते थे। पर ध्रुवांश के चेहरे पर तो हल्की मुस्कुराहट थी। उसने अपना हाथ उठाकर अपने साथियों को शांत रहने को कहा। इस बीच नीलाभ, जिसने इतनी देर से कुछ नहीं कहा था, मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं ध्रुवांश से काफी अलग सोचता हूँ। मेरी नजर में शक्तिशाली कुछ भी कर सकते हैं और कमजोर को उनकी बात माननी पड़ती है, फिर चाहे वो इससे कितने भी खुश क्यों ना हो। ये कहते वक्त उसके चेहरे की मुस्कुराहट काफी अजीब लग रही थी। इतने में उसने अपनी बात आगे कही, और इसलिए मैं ध्रुवांश और उसके गुट वालों को यह मौका देना चाहूंगा कि वो चुपचाप खजाने की इस होड़ से खुद को बाहर कर ले, क्योंकि मेरा मानना है कि उत्तरी कायनात अकादमी से आए तुम लोग इस खजाने को हासिल करने के काबिल ही नहीं हो। और जैसी नीलाभ ने अपनी ये बात कही तो उसके वो लफ्ज सुनकर पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कौन सोच सकता था कि वहां आते ही नीलाभ ध्रुवांश और उसके गुट की ऐसी बेइज्जती करने वाला था। वहीं उसकी बात से ध्रुवांश के साथियों के चेहरों पर भी हल्की नाराजगी दिखने लगी, पर ध्रुवांश के चेहरे पर तो अभी भी शांति थी। फिर उसने गहरी सांस लेने के बाद मुस्कुराते हुए वहां की खामोशी को तोड़कर कहा, लगता है तुम्हें अक्सर गलत बात कहना पसंद है नीलाभ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। अब जो कि काबिलियत की बात निकल ही आई है, असल में मुझे लगता है कि काबिल तुम नहीं हो ये कहने के लिए कि हमारा गुट कितना काबिल है और कितना नहीं। इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि तुम अपना भद्दा सा मुंह बंद रखो। तो क्या होगा अब जो कि ध्रुवांश ने सरेआम वहां मौजूद सबसे ताकतवर गुट की बेइज्जती कर दी है, और कैसे खजाने की मुश्किलों को पार कर पाएंगे ध्रुवांश और उसके साथी, जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। अगर आपको सबसे पहले सुपर योद्धा का एपिसोड चाहिए तो गूगल ब्रो को सब्सक्राइब कीजिए। 48वां एपिसोड बहुत जल्दी आ जाएगा अगर आप 200 लाइक कंप्लीट कर देते हैं तो।